ये एक वेब सीरीज है और ये एक रियल लाइफ है। साउथ कोरिया की एक ऐसी डार्क हिस्ट्री जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता थी। एक रियल लाइफ स्क्विड गेम एरिया जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है और होपफुली एक साउथ कोरिया का एक लास्ट नोन डार्क कैंप। स्क्विड गेम की एक ऐसी असली कहानी जिसके विक्टिम्स ने 25 साल तक इसके बारे में कोई बात नहीं की। 1982 में एक 12 साल का लड़का जंग, वो काफी ज्यादा सुपर स्मार्ट था, स्कूल में, टेस्ट में और क्लास में हमेशा सेकंड आता था। वो अपने घर में अपनी बीमार माँ की हेल्प करता था खाना बनाने में। ये बहुत ही एक बड़ा टास्क था एक 12 साल के लड़के के लिए। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो 12 साल का था, इसलिए भी क्योंकि वो अपने घर में इकलौता बेटा था। लेकिन एक दिन 1982 में उसका प्लान था शाम को घर लेट आने का। उसको आर्केड गेम्स खेलने का बहुत ज्यादा शौक था, तो वो अपने नेबर्स के साथ घूमने जाता है और शाम को आर्केड गेम की दुकान में जाके गेम्स खेलने लगता है। वो काफी ज्यादा वहाँ पे एंजॉय करता है, उसका पूरा दिन काफी ज्यादा अच्छा जाता है। लेकिन जब वो आर्केड गेम से गेम खेल के बाहर निकलते हैं तो जो उसका नेबर था वो उसको कुछ टाइम के लिए किसी काम की वजह से अकेले छोड़ देता है। जब जुंग वहाँ पे अकेले खड़ा हुआ था तो उसके पास आते हैं दो पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं कि तुम यहाँ पे अकेले क्यों खड़े हो और तुमको हमारे साथ अब पुलिस स्टेशन चलना चाहिए, हम तुमको तुम्हारे घर छोड़ देंगे। ये सुन के जुंग थोड़ा सा तो ये सोचता है कि चलो पुलिस वाले हैं तो इन पे भरोसा कर लेते हैं, और वो उन पुलिस वालों के साथ चला जाता है। और उसके बाद जुंग का कोई अता पता नहीं चलता। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इसके बाद उसकी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है। और इस इंसिडेंट के बाद वहां पे बहुत सारे और भी बच्चे ऐसे ही गायब होने लगे। 1983 में एक ली नाम की बच्ची गायब हो जाती है जो कि उस टाइम पे सिर्फ 7 साल की थी। वो अपने छोटे भाई के साथ एक दिन बाहर थी और उसको भी वहां पे दो पुलिस वाले अप्रोच करते हैं। जब वो उन दोनों भाई बहनों को वहां पे अकेला पाते हैं तो वो दोनों भी उन पुलिस वालों को अच्छा पुलिस वाला समझ के उन पे भरोसा करके उनके साथ चले जाते हैं। उनको पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और उनको काफी देर पुलिस स्टेशन में बिठाया जाता है। उस टाइम पे ली और उसका भाई यही सोच रहे थे कि शायद उनको इसके बाद अपने घर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन पुलिस स्टेशन के बाहर ही उनका वेट कर रही थी एक व्हाइट वैन। जैसे कि स्क्विड गेम्स में दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो विक्टिम्स हैं उनको एक अननोन सी गाड़ी में बिठा के वहाँ पे कैंप में ले जाया जाता है जहाँ पे उनके साथ वो गेम्स खिलाए जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एक व्हाइट वैन होती है जो ऐसे लोगों को उठाती है पुलिस स्टेशन से और उनको उन कैंप्स में ले जाती है। फिर उन दोनों बच्चों को उस व्हाइट वैन में जबरदस्ती बिठाया जाता है। वैन में जाने के बाद उन्हें ये रियलाइज होता है कि वहाँ पे वो लोग अकेले नहीं है, वहाँ पे और भी बच्चे हैं, वहाँ पे कुछ अडल्ट्स भी है और वहाँ पे कुछ बूढ़े लोग भी हैं। और वो सारे के सारे लोग परेशान हैं कि उनको कहाँ ले जाया जा रहा है। फिर उन्हें वैन से एक जगह ले जाया जाता है और उनको ये नहीं पता था कि ये जगह उनके लिए नर्क से कम तो नहीं होने वाली थी। वैन एक जगह पे आके रुकती है, एक कैंप के आगे रुकती है और वो कैंप बिल्कुल एक जेल जैसा था। वैन को जब खोला गया और बच्चे और बूढ़े लोग वहाँ बाहर आए तो उन्होंने उस जगह को देख के थोड़े से वो परेशान हो गए, डर गए और वहाँ पे बच्चे रोने लगे कि हम कहाँ पे हैं, हमें घर ले जाया जाए। उन बच्चों को वहाँ पे गार्ड्स बार बार शांत करा रहे थे और जो बच्चे वहाँ पे चुप नहीं हो रहे थे वो उनको वहाँ बार बार उन्हें पीट भी रहे थे। और उन्हें ये नहीं पता था कि उनको ये टॉर्चर अभी पूरी जिंदगी भर झेलना है। बाहर एक बहुत बड़ा स्टील का डोर था जिसमें सिर्फ बाहर की तरफ से ताला लगता था और फिर वो उन सबको अंदर लेके जाते हैं। अंदर वहाँ पे बड़ी बड़ी बहुत सारी बिल्डिंग्स थी और उनके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े रूम्स थे जो कि बहुत लंबे लंबे थे और उन रूम्स में 80 से 100 बेड्स लगे हुए थे। यानी जस्ट इमेजिन कि एक ही रूम में 80 से 100 लोगों को रहना था। 80 से 100 लोगों को। जो लोग ऑलरेडी उसके अंदर रह रहे थे उनको एक ब्लू कलर की ड्रेस दी हुई थी जिनके ऊपर व्हाइट स्ट्रैप लगी हुई थी और उनपे एक नंबर भी दिया हुआ था। उन सबको फोर्स किया गया हुआ था अपने बालों को शेव करने के लिए, किसी के भी लंबे बाल नहीं होने चाहिए थे। उन सबसे उनके नाम और उनकी आइडेंटिटी को छीन लिया गया था और उनको सिर्फ उन्हीं नंबरों से बुलाया जाएगा जो कि उनकी ड्रेस पे लगा हुआ है और उन्हें वो सारी उनकी बातें माननी है जो भी वहाँ पे गार्ड्स थे, जो भी वहाँ पे कमांडर्स थे। ली जो उस टाइम पे 7 साल की थी, उसने बाद में ये बात बताई कि उसको वहां जाके ये चीज देखी उसने कि वहां पे उससे कम उम्र के भी बच्चे वहां पे मौजूद थे। फिर उन सबको जबरदस्ती एक एक ड्रेस देके वहां पे उनके बेड्स तक भेजा गया उनको सोने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि उस रात तो वहां पे कोई भी नहीं सोने वाला था। लेकिन एग्जैक्ट 5 बजे वहां पे अलार्म बजता है और सबको उठा के बाहर बुलाया जाता है। जंग और ली जैसे बच्चे जिनको वहां पे नहीं पता था, जो वहां पे बिल्कुल नहीं आए थे, उनको नहीं पता था कि उन्हें अभी क्या करना है, उन्हें उठ के क्या करना है, तो वो लोग वही चीज वहां पे फॉलो कर रहे थे जो वहां पे ऑलरेडी लोग रह रहे थे, वो लोग कर रहे थे। जो जितने भी वो लोग जो नए आए थे वो अपने हॉल से बाहर निकलते हैं और एक बाहर के एरिया में आते हैं और बाहर आके वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं ये देख के कि बाहर हजारों में लोग हैं। लिटरली कई हजारों में लोग वहां पे थे।
बिल्कुल सेम ड्रेस में, और सारे एक एक लाइन बना के वहाँ पे खड़े हुए थे, जिसमें सिर्फ बच्चे नहीं थे, बहुत सारे एडल्ट्स भी थे वहाँ पे और बहुत सारे बूढ़े लोग भी थे। ये कुछ रियल फोटोज है वहाँ की, कि आप समझ सकते हो कि वहाँ पे क्या चल रहा था। एक बहुत बड़ा कैंप जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी कंक्रीट की दीवारें बिछी हुई थी और कोई वहाँ से भागने की सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि हर एक दीवार पे चारों तरफ वहाँ पे गार्ड्स खड़े हुए थे। जैसा कि स्क्विड गेम सीजन 2 में हमें दिखाया गया है कि वहाँ पे जो कैंप है वो जंगलों में, किसी आइलैंड में जंगलों के बीच में कहीं पे छुपा हुआ है। ऐसे ही ये रियल लाइफ कैंप भी कहीं डीप जंगलों में छुपा हुआ था और ये पूरा एरिया एक टाउन की तरह था। वहाँ पे अंदर चर्च भी थे, वहाँ पे अंदर फैक्ट्रीज भी थी, वहाँ पे अंदर बार्बर शॉप भी थी। उनको वहाँ पे डेली सुबह सल्यूट भी कराया जाता था और उनको वहाँ पे उनकी कोई एंथम थी उसको भी गवाया जाता था। और जो ये चीज अच्छे से फॉलो नहीं करता था या फिर जो नए लोग वहाँ आते थे वो ये चीज अच्छे से फॉलो नहीं करते थे तो उनको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा भी जाता था। और वहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की पनिशमेंट्स भी थी सिर्फ उन लोगों को पनिश करने के लिए। और बहुत एक अजीब बात ये थी कि वहाँ पे 120 लोगों में सिर्फ 30 टूथब्रश दिए जाते थे, यानी उन लोगों को आपस में 30-40 का ग्रुप बना के सिर्फ एक ही टूथब्रश को यूज करना होता था। और इसी चक्कर में बहुत सारे लोग तो टूथब्रश यूज करते ही नहीं थे और इसी वजह से उनके दांत भी बहुत ज्यादा खराब होने लगे थे। और एक चीज वो और भी फेस करते थे कि जो उनको ड्रेस दी जाती थी वो उन्हें 1 साल तक चलानी होती थी और 1 साल चलाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि उनको दोबारा कोई दूसरी ड्रेस दी जाएगी या फिर नहीं। और ये भी हो सकता है कि शायद वो इंसान अगले साल तक जिंदा बचे भी ना। वहाँ पे सबको अलग अलग काम भी दिए जाते थे। किसी को बार्बर की शॉप पे काम मिलता था, किसी को झाड़ू पोछे का, किसी से खुदाई कराई जाती थी। और अगर कोई वहाँ पे डेली दिया गया टारगेटेड काम पूरा नहीं करता था तो उसको बहुत बुरी तरह मारा पीटा भी जाता था। जो जूंग था उसको एक फिशिंग रॉड बनाने वाली फैक्ट्री में काम करना था और जूंग की बॉडी हर टाइम ब्लड से कवर ही रहती थी क्योंकि उसको वहाँ पे बहुत ज्यादा मारा पीटा जाता था। सबको वहाँ पे बहुत ज्यादा कम खाना दिया जाता था, बिल्कुल ना के बराबर। लोग इस वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा स्किनी हो चुके थे, बहुत ज्यादा पतले हो चुके थे। इवन भूख की ये क्रेविंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उनको वहाँ पे अगर कोई भी कीड़ा या फिर कोई चूहा भी दिखता था ना तो वो उसे भी खा लेते थे। वहाँ पे एक फीमेल सेक्शन भी था जिसका हाल तो मेल सेक्शन से और भी ज्यादा बुरा था। वहाँ पे डेली बेसिस पे उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता था और इन्हीं सब चीजों की वजह से अगर कोई लड़की गलती से प्रेग्नेंट भी हो जाती थी तो डॉक्टर आते थे और उनको कोई एक इंजेक्शन देते थे जिसकी वजह से उनका 2-3 दिन में ही अबॉर्शन हो जाता था। और इसी वजह से वहाँ पे बहुत सारी लड़कियों की मौतें भी हुई हैं। और ये सेक्सुअल असॉल्ट वहाँ पे सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं हो रहा था, ये चीजें लड़कों के साथ भी हो रही थी। लेकिन ये सब चीजें क्या थी, ये सब चीजें यहाँ पे क्यों हो रही थी और गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही थी? क्योंकि सैडली ये एक गवर्नमेंट का ही प्रोग्राम था, ब्रदर्स वेलफेयर। यहाँ पे ऐसे लोगों को लाया जाता था कि जिनकी फैमिली में कोई ना हो, बहुत ज्यादा गरीब हो, होमलेस हो और जो अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हो। प्रोग्राम के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे लोगों को नई जिंदगी दी जाती थी और उनको अच्छे से खाना पीना दिया जाता था प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। क्योंकि इसकी एक एडवर्टाइजमेंट भी लॉन्च की गई थी जहाँ पर यह बताया जाता है कि यहाँ पे लोगों को एक नई जिंदगी मिलती है। लेकिन सच्चाई तो यही थी कि वहाँ पे जितने भी लोग थे उनकी जिंदगी नरक से बदतर हो गई थी। लेकिन अगर ये ऐसा ही कैंप है कि जहाँ पे लोगों की हेल्प करने के लिए उनको लाया जाता है या फिर जो होमलेस है और जो ऑर्फन्स है उनको यहाँ पे उठा के लाया जाता है, तो यहाँ पे जंग और ली जैसे बच्चों को क्यों लेके आया गया उठा के जबरदस्ती, जिनकी ऑलरेडी फैमिली भी थी? क्योंकि यहाँ पे 70% लोग वही थे जिनको यहाँ पे जबरदस्ती उठा के लेके आया गया। जॉय नाम का एक लड़का जो वहाँ पे उस टाइम पे 14 साल का था, उसने सालों साल बाद जब वहाँ से वो बाहर निकला तो उसने एक बात सबके सामने रिवील की कि वहाँ पे एक दिन एक गार्ड ने उसको सबके सामने सेक्सुअल असॉल्ट किया उसके साथ। और यही सब चीजें देख के लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते थे, लेकिन ना ही वहाँ से कोई कभी भाग पाया और ना ही वहाँ से भागने की कोशिश करने वाला कभी वापस भी आ पाया, क्योंकि वहाँ से भागने की कोशिश करना इसका मतलब सीधा मौत। तो आप सोच सकते हो कि लोगों को पता था कि यहाँ से जो भागने की कोशिश करेगा या फिर जो यहाँ से भागेगा उसको सीधा मार दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों की मेंटालिटी देख सकते हो कि वो कितनी हद तक टूट चुकी थी कि लोगों को पता था कि वहां से भागने वाले को सीधा मार दिया जाएगा, लेकिन फिर भी लोग वहां से भागने की कोशिश करते थे क्योंकि उनको पता था कि अगर उनको मार भी दिया जाए तो वो चीज इस कैंप में रहने से तो बेहतर ही है। लेकिन वहां पे बहुत सारे डिसेबल्ड लोग भी थे, उनका क्या? वहां पे डिसेबल्ड लोगों का एक अलग ही सेक्शन था जिसका उन्होंने नाम बहुत ही ज्यादा अजीब रखा हुआ था और उसका नाम था द ज़ॉम्बी जोन। उन लोगों को हमेशा ड्रग्स दिए जाते थे जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी जैसा बिहेव करते थे हर टाइम। जुंग जो वहां पे 2 साल से रह रहा था वो उस टाइम पे 14 साल का हो गया था और तब उसको उस कैंप में एक बड़ा ही फेमिलियर सा फेस दिखता है और वो फेस उसके फादर का ही था। मतलब वो अपने फादर को ही उस कैंप में पाता है और तब उसके फादर बताते हैं कि वो जुंग को ढूंढने के लिए
काफी ज्यादा परेशान रहते थे और वो पुलिस स्टेशन जाके पुलिस वालों को भी फोर्स करते थे अपने बेटे को ढूंढने के लिए। और इन्हीं सब चीजों से एक दिन परेशान होकर जूंग के फादर ड्रंक होके पुलिस स्टेशन चले गए और वहां जाके हल्ला करने लगे और इसी वजह से पुलिस वालों ने उसके फादर को भी उठा के उस कैंप में भेज दिया, ये बोलते हुए कि ये पागल है और इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है यहाँ पे बाहर रहने लायक। जुंग ने बताया कि उसके फादर को वहां देख के वो खुश तो नहीं था, उसको बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही थी अपने फादर को देख के और इसी वजह से अपने फादर से वहां पे चेहरा छुपा के वो भाग जाता है। लेकिन फिर भी उसके फादर उसको दोबारा से उस कैंप में ढूंढने लगते हैं और कुछ महीने बाद वो जुंग को दोबारा से ढूंढ लेते हैं। अपने बेटे से इतने साल बाद मिलने के बाद भी उसके फादर उससे कुछ अपने इमोशन शेयर नहीं कर पाते, लेकिन वो अपनी जेब से एक राइस बॉल निकालते हैं जो कि उन्होंने महीनों से बचा के रखा था अपने बेटे को देने के लिए, ताकि उनका बेटा भूखा ना रहे। सिर्फ उनका बेटा भूखा ना रहे इस वजह से वो काफी टाइम से भूखे रह रहे थे, लेकिन फिर भी इतने टाइम से रखे रहने की वजह से वो राइस बॉल भी वहां पे खराब हो चुका था, बिल्कुल सड़ चुका था। जस्ट इमेजिन इतना ज्यादा लोगों के इमोशंस वहां पे नम हो चुके थे वहां रहने की वजह से। बेसिकली उस कैंप में वहां पे लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता था रिलीजन के नाम पे, बहुत सारी चीजें उनको सिखा पढ़ा के, ताकि उनके ऊपर हो रहे टॉर्चर भी उनको नॉर्मल ही लगने लगे। दिसंबर 1986 में किम नाम का एक आदमी उस कैंप के आसपास लकीली वहां पे हंटिंग करने जाता है अपने कुछ दोस्तों के साथ। उसे वहां पे कुछ लोग चेन से बंधे हुए दिखते हैं जिनको वहां पे गार्ड स्टील रोड से मार रहे थे। वहां से निकलते हुए वो ये भी देखता है कि वहां पे कुछ लोगों को जानवरों के पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है और वहां पे कुछ खुले कुत्ते भी छोड़ रखे हैं जो कि उन लोगों को डरा रहे थे। मिस्टर किम को ये चीज बहुत ज्यादा अजीब लगी और वो उस एरिया को इन्वेस्टिगेट करने का सोचता है। वहां पे 900 से ज्यादा बच्चे खुदाई कर रहे थे और वहां पे 3000 से ज्यादा और भी लोग थे जो वहां पे काम कर रहे थे सिर्फ एक उस एरिया में। तो मिस्टर किम वहां पे जाते हैं, वहां पे इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं, वहां पे उसके ओनर से बात करने की कोशिश करते हैं। मिस्टर किम को वहां के ओनर, वहां पे जो लीडर है उसके ऑफिस ले जाया जाता है। वहां वो उसके ऑफिस में जाके देखता है कि जो ओनर है, जो वहां का लीडर है, उसकी टेबल पे 2 मिलियन कैश तो ऐसे ही पड़ा है और वो ऑफिस था मिस्टर पार्क का जो वहां के लीडर थे। जब मिस्टर किम ने मिस्टर पार्क का इंटरव्यू करने का सोचा तो मिस्टर पार्क ने इंटरव्यू देने से साफ मना कर दिया। मिस्टर किम ने ये भी बोला कि आप मुझे इंटरव्यू दे दो, मैं ये बात कभी किसी को नहीं बताऊंगा, ना मैं ये बात पुलिस में कभी किसी को बताऊंगा। तब इस बात पे मिस्टर पार्क एक अजीब सा जवाब देते हैं कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकती और वो ऐसा इसलिए था क्योंकि इसके पीछे और इस पूरे प्रोग्राम के पीछे गवर्नमेंट के सारे बड़े लोग थे और सारे बड़े लोगों से मतलब वहां का प्रेसिडेंट। गवर्नमेंट मिस्टर पार्क को बहुत सारा पैसा देती थी इस जगह को संभालने के लिए। इसका मतलब यही था कि मिस्टर पार्क वहां पे जो भी चीजें कर रहा था या फिर जो भी चीजें वहां पे हो रही थी वो सारी की सारी लीगल थी, क्योंकि वहां पे जितनी भी सारी चीजें चल रही थी वो सारी प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे चल रही थी। ये सारी चीजें जो भी वहां पे चल रही थी वो सारी तैयारी थी 1981 के होने वाले ओलंपिक गेम्स की, जो कि साउथ कोरिया में ही होने वाला था। ओलंपिक्स की वजह से साउथ कोरिया में ट्रैश को रिमूव किया जा रहा था और ट्रैश से यहाँ पे मतलब था होमलेस और ऑर्फन लोग। तो अगर यही रीजन था कि जो होमलेस हैं, जो ऑर्फन्स है, उनको सिर्फ रोड से साफ करने के लिए उन्होंने ये कैंप चलाया और लोगों को उठाना चालू किया, तो लेकिन वहां पे रैंडम लोगों को क्यों उठाया जा रहा था? रैंडम वहां पे बच्चों को जिनकी फैमिली है उनको वहां पे क्यों उठाया जा रहा था? वहां पे जंग और ली जैसे बच्चों को क्यों उठाया जा रहा था? क्योंकि पुलिस को हर एक इंसान को कैंप में भेजने के लिए इंसेंटिव्स और पॉइंट्स मिलते थे और पॉइंट्स कलेक्ट करने से बेसिकली उनको प्रमोशन मिलता था और इसी लालच में आके वहां पे पुलिस वालों ने रैंडमली लोगों को और बच्चों को उठा के उन कैंप्स में भेजना चालू कर दिया था। होमलेस और ऑर्फन्स लोगों को नहीं वहां पे भेज रहे थे, वो जस्ट रैंडमली बंदों को उठा रहे थे या बच्चों को उठा रहे थे और उन कैंप्स में भेज रहे थे। मतलब आप सोच सकते हो कि जिस पुलिस पर हमें भरोसा करना चाहिए वही पुलिस आपके अपनों की किडनैपर बन चुकी थी वहां पे। 1987 में न्यूज लीक होने के बाद इस कैंप को बंद कर दिया गया, लेकिन गवर्नमेंट प्रोग्राम होने की वजह से इसका सिर्फ नाम और लोकेशन चेंज करके इसको दोबारा से कंटिन्यू किया गया। इसी शिफ्टिंग के दौरान जून के फादर की भी डेथ हो चुकी थी और उसका रीजन भी जून को नहीं अच्छे से बताया गया, लेकिन जो भी वहां पे हाल थे उनको देखकर ये चीज हम गैस कर सकते हैं कि जरूर उनकी मौत का रीजन हो सकता है बहुत सारी मारपीट या फिर बहुत ज्यादा बीमार होने की वजह से। 12 साल बाद फिर भी ये सारे कैंप्स बंद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि हो सकता है कि लोकेशन और नाम चेंज करके अभी भी ये कैंप कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे हो। तभी तो कंट्री में बड़ा कोई इवेंट आता है और रोड से होमलेस और ऑर्फन्स लोग गायब होना चालू हो जाते हैं।
तो आई होप आपने इस वीडियो को काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा, और अगर आपने स्क्विड गेम का सीजन 2 नहीं देखा तो आप जाके वो देखो, एंजॉय करो। बहुत ही अमेजिंग वेब सीरीज है, लेकिन एक्चुअली में ये चीजें रियल लाइफ में भी हो चुकी हैं। रियल लाइफ में वहाँ पे गेम्स तो नहीं थे, सिर्फ टॉर्चर भरा पड़ा था, और ना वहाँ पे कोई प्राइज मनी थी, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और आप मेरे को कमेंट करके अपनी कोई भी राय दे सकते हो, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर डायरेक्ट मुझे डीएम भी कर सकते हो, और आप मेरी डेली अपलोडेड रील भी देख सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ताकि आप मेरी अगले आने वाली वीडियो को मिस ना करो। मिलते हैं अपनी अगली रहस्यमय सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।